अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। तुर्की और सीरिया में ज़लज़ले से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक 22,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जख्मियों की तादाद 75,000 के करीब बताई गई है। तुर्किया में 18,991 लोगों की जान जा चुकी है और 35,000 से ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। वहीं सीरिया में यानी शाम में 3,377 लोग मारे गए हैं और 4,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। सीरिया में मारे गए लोगों को दफनाने के लिए इज्तिमाई खबरें बनाई जा रही हैं। इस बीच एक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि तुर्की में एक बार फिर से जल्द ही 7 रिक्टर स्केल पर 7 की शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। सिस्मोलॉजिस्ट डोगन पैरिनिक ने रूस की न्यूज़ एजेंसी के सामने ये दावा किया है। उन्होंने बताया कि ज़लज़ला वेस्टर्न टर्की की पोर्ट सिटी कैनाकाली के पास आएगा। डेगन पेरिनिक के मुताबिक काफ़ी वक्त से वहाँ सिस्मिक तरंगों में हलचल बढ़ी है। कैनाकाली में हर 250 साल बाद ज़लज़ला आता है। अब वहाँ ज़लज़ला आए 287 साल बीत चुके हैं। 3 ताकतवर ज़लज़लों ने तुर्की और शाम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हजारों लोगों की जान चली गई है। कई शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं। किसी के सर से वालिदैन का साया उठ गया और कई माओं की गोद सूनी हो गई है। किसी का तो पूरा खानदान ही मलबे में समा गया। लाशों को निकालने का सिलसिला अभी तक जारी है। लोग मलबे में अपनों को तलाश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जिंदा निकल आए। हिंदुस्तान की जानिब से ऑपरेशन दोस्त के जरिए इमदादी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इस ऑपरेशन के तहत हिंदुस्तानी फौजी इमारतों के मलबे से लोगों को निकाल रहे हैं। दरिया असरा हिंदुस्तानी खातून फौजी एहलकार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक तुर्क खातून हिंदुस्तानी खातून फौजी को गले लगा रही है और बोसा ले रही है। ये तस्वीर दिल जीतने वाली है। इस तस्वीर को ADGPI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया, जिसके कैप्शन के साथ लिखा गया कि वी केयर यानी हम परवाह करते हैं। लोग इस तस्वीर पर अपने अपने रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा कि दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। एक और सारिफ ने लिखा कि हम और हमारी फौज इंसानियत की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राहत और बचाव के काम में मसरूफ NDRF की टीम ने मलबे से एक 6 साल बच्ची को महफूज बाहर निकाला। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बच्ची को महफूज बाहर निकाले जाने की वीडियो ट्वीट की। वीडियो के साथ लिखा कि इस कुदरती आफत में हम तुर्की के साथ हैं। हिंदुस्तान की NDRF जमीनी सतह पर बचाव और राहत की मुहिम चला रही है। हिंदुस्तानी टीम ने आज 6 साल बच्ची को कामयाबी के साथ मलबे से बाहर निकाला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानियों की मुतनव्वो सोच को हिंदुस्तान पर भरोसे और यहाँ सरमायाकारी की सबसे बड़ी वजह करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के खुशहाली में ही दुनिया की खुशहाली मुज़मिर है। हिंदुस्तान के रोशन मुस्तक़बिल में दुनिया के रोशन मुस्तक़बिल की गारंटी पड़ी है। महजूफ है खुशहाली के सफ़र में आप सबकी शिराकतदारी काफ़ी अहम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुनक़िदा सह-रोज़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज हिंदुस्तान सही मानों में स्पीड और स्किल के रास्ते पर चल चुका है। एक बहुत बड़े तबके की बुनियादी ज़रूरतों को हमने पूरा कर लिया है और इसके लिए वो एक लेवल आगे की सोचने लगा है। साथियों, आप सभी इंडस्ट्री के दिग्गज यहां हैं। आप में से अधिकतर को एक लंबा अनुभव भी है। दुनिया की वर्तमान स्थिति भी आप सभी से छुपी नहीं है। आप भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहां के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है
कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने न सिर्फ रेजिलियंस दिखाया बल्कि रिकवरी भी उतनी ही तेजी से की। साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारतीयों का खुद पर बढ़ता भरोसा, खुद पर आत्मविश्वास। आज भारत के यूथ की सोच में, भारत के समाज की सोच और एस्पिरेशंस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत का हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा विकास होते देखना चाहता है। वो अब भारत को जल्द से जल्द विकसित होते देखना चाहता है। भारत के समाज की एस्पिरेशंस आज सरकारों को भी पुश कर रही है और यही एस्पिरेशंस विकास के कार्यों में भी गति ला रही है। और साथियों, मत भूलिए कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब करीब 25 करोड़ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत की तरह ही आज यूपी में मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने अगले 4 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया। इस सरमायाकारी से तकरीबन 1 लाख नई मुलाजिमतें पैदा होने की उम्मीद है। लखनऊ में मुनक्किदा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में खिताब करते हुए मुकेश अंबानी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश 5 साल के अंदर $1 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। For building the foundation for country's growth in terms of capital expenditure. This is bound to not only boost economic growth but also achieve greater social welfare. I am confident that India is on a very strong growth path and there are 4 main reasons for my conviction. First, Indians are embracing technology at a rate unseen even in the developed world. For example, as we speak this year, 2023, India is rolling out the fastest 5G network through the length and breadth of our country. Second, India has the world's largest population of youth. Our youth is brimming with entrepreneurial energy and passion. Their innovations and ideas will take the world by storm. Third, thanks to your far-sighted leadership, regional imbalances are fast disappearing. Uttar Pradesh is a shining example of this. The divide between urban India and rural मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने आज राज्यसभा में कहा कि नया टैक्स रेजिम मिडिल क्लास के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपए तक की इनकम के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, जबकि इसका जो एग्जेम्पशन है वो करीब 3 लाख रुपए तक दिया जाएगा। इसके अलावा कई और मामलों पर निर्मला सीतारमण ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कुछ फसलों से किसानों को होने वाली आमदनी 2018 के मुकाबले माली साल 2022 में दुगनी हो गई है। महाराष्ट्र में सोयाबीन, कर्नाटका में कपास से होने वाली आमदनी दुगनी हुई है। यानी किसानों की
आमदनी बनने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2015-16 से 2019-20 के दौरान फर्टिलाइजर सब्सिडी 65,000 करोड़ से 80,000 करोड़ रुपए के बीच थी। 2022-23 में जो माली साल अभी चल रहा है, सब्सिडी ये 1,05,000 करोड़ है। 2023-24 के लिए इसे बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपए किया जा चुका है। July 2022, their report said farmers' income doubled for the financial year 22 compared to financial year 18 for certain crops in some states. So the process was happening, like soya bean in Maharashtra, cotton in Karnataka, while in other cases, if it didn't double, it at least became 1.7 times the original income. Allied and non-farm income showed. It is true that it is reaching doubling. Allied and non-farm incomes showed a significant increase of 1.4 to 1.8 times in most states, in tandem with farmers' income during the same period. So this substantiates another thing. So there's one more. 77th National Sample Survey that the source of farmer income has become increasingly diverse. सिर्फ खेती से जो पैदावार होते हैं उसके इनकम सिर्फ नहीं, मगर उससे जुड़ा हुआ बहुत सारे कार्यक्रम से भी किसान का उनका आय बढ़ रही है। ये स्पष्ट वो उनके 77th नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा डेटा अभी मिल रही है। So SBI study also says, sir, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा उनके क्रॉप लोन जो मिलता है, अभी कितने किसान क्रेडिट कार्ड है वो भी हमारे जानकारी रहना अच्छा होगा। 73.7 million active KCC, million मतलब इधर 7 crore, am I right? 7 crore 37 lakh किसान क्रेडिट कार्ड एक्टिव है सर। वो किसान खेती भी करें, डेयरी भी करें, फिशरी मत्स्य पालन भी करें, उन सब का मिलजुल करके 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड है। उनको इंटरेस्ट रेट सब्सिडी भी मिलते हैं, आसानी से बैंक से लोन भी मिलता है। फिर फॉर मिडिल क्लास सर, the new tax regime is very attractive. No tax for those with income less than 7 lakhs. Tax exemption limit will be 3 lakh under new regime against what was prevailing at 2.5 lakhs earlier. Standard deduction for salaried allowed in new regime as well. Will reduce tax liability. This proposal will reduce tax liability for majority of middle class taxpayers. New regime will be the standard or default. Taxpayers will have to opt for the old regime if she or he wants. Doubling of investment limit in small savings schemes from 15 to 30 lakh and increase in limit of monthly income scheme benefiting senior citizens and others through high interest rate with full safety will also benefit the middle class. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से राज्यसभा में की गई तकरीर पर कांग्रेस ने जवाबी हमला बोला। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर सिर्फ अपनी तारीफ के लिए थी, उन्होंने सिर्फ तकब्बुर की बातें की, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमे को मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बेरोजगारी, महंगाई, अडानी बहरान, निजीकारी किसी मौजू पर जवाब नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ अपनी शान में कसीदे पढ़ने में मसरूफ रहे। उनका ये कहना कि एक आदमी मुल्क को बचा सकता है और वो सब पर भारी पड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके तकब्बुर को जाहिर करता है। अडानी को दिए गए 82,000 करोड़ लोन के बारे में सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि अडानी के शेयरों में 32% से ज्यादा गिरावट के बावजूद LIC और SBI का 524 करोड़ अडानी या PO क्यों लगाया गया?
ये तो पूछना चाहिए। जनता का पैसा है, इसमें लगा हुआ है, हर एक की जिंदगी उसमें है। फिर क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि LIC और SBI के शेयरों की कीमत शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा क्यों गिर है? और दूसरा प्रश्न, क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि टैक्स हेवन से अडानी की कंपनियों में आने वाला हजारों करोड़ रुपया किसका है? क्या यह पूछना गलत है कि मोदी जी ने अडानी के एजेंट के तौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश में ठेके दिलवाए? ये तो पत्रिका में आया था। आप सबको मालूम है, जब हमने अंदर भी कहा, बाहर उस वक्त कोई पूछे नहीं, और ये सबको भी मालूम है। क्या यह सच है कि फ्रांस की टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में होने वाले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेशन को जांच पूरी होने तक रोक दिया है? ये भी हम पूछना है। क्या दुनिया के सबसे बड़े शेयर इन्वेस्टर नॉर्वे सॉवरेन फंड ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अडानी के सारे शेयर बेच दिए हैं? क्या ये पूछना भी गलत है? क्या MSCI ने अडानी की कंपनियों की रैंकिंग गिरा दी है? ये क्यों? ये भी पूछना गलत है। क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप, क्रेडिट स्विस ने अडानी के डॉलर बॉन्ड्स पर लोन देना बंद कर दिया है? क्या ये पूछना भी गुनाह है? क्या डाउ जोन्स ने अडानी की कंपनी को सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस से हटा दिया है? और तो फिर भी मोदी सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं कर रही, और इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इंक्वायरी क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कारण है कि मोदी जी और पूरी सरकार संसद में अडानी शब्द भी नहीं बोलने देती? और ये अडानी फर्म्स के नाम है ना, सिर्फ एंटरप्रेनर्स बोले तो मालूम नहीं होता किसका कोई एंटरप्रेनर्स है, सिर्फ कंपनी बोले तो भी मालूम नहीं होता। हमको ये बोलना ही पड़ेगा कि अडानी कंपनी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप नाम भी वैसा रख लिए हैं और काम भी वैसा आपका है, तो मैं क्या बोलूं? तो इसलिए बोलना ही पड़ता है। क्या कारण है कि RBI? राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत के अगले माली साल के लिए बजट पेश कर दिया। इस बजट में वज़ीर आला ने ख़वातीन, नौजवानों और किसानों के लिए कई अहम वादे किए। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि राजस्थान में नौजवानों के लिए भर्ती के तमाम इम्तिहानात के लिए कोई फीस नहीं होगी। इसके अलावा पेपर लीक जैसे वाकयात के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। भर्ती के तमाम इम्तिहानात के लिए सिर्फ एक बार फीस अदा करनी होगी। गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस में 100 रोजगार मेलों का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बजट में घरेलू सारिफिन को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया। इस स्कीम का निफाज अगले साल से हो जाएगा। इससे रियासत के 1 करोड़ 19 लाख में से 1 करोड़ 4 लाख नौजवान खानदान घरेलू बिजली मुफ्त हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि मैं जयपुर में APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का क़याम किया जाएगा। इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों के इनमें इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में सहभागिता के लिए 25,000 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का शोध संवर्धन की दिशा में राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एवं ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 500 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार एवं ओरिएंटेशन हेतु जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य में तकनीकी शिक्षा के
विस्तार हेतु पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विभिन्न ब्रांच पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश के युवाओं के शैक्षणिक विकास है, उनको तकनीकी क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर और रोजगार उन्मुख बनाने की दृष्टि से नवीन ITI खोले जाने के साथ साथ विभिन्न ट्रेड शुरू किए जाएंगे, जिनका पटल विवरण में सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश की उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार क्लासरूम, पुस्तकालय, ICT लैब निर्माण व रिपेयर एवं मेंटेनेंस के लिए 140 करोड़ रुपए का व्यय कराना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, समाज की सही दिशा में विकास के लिए हमें अपनी भावी पीढ़ी को प्रारंभ से ही शिक्षा का उपहार देना होगा। मैं सदन को नोबेल शांति पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का कथन याद दिलाना चाहूंगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अर्थात शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल कर आप दुनिया को बदल सकते हैं। कालीबाई भील देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को 200 उपलब्ध कराई जा रही स्कूटियों की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की मैं घोषणा करता हूँ। इन बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी ले जाने का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। स्कूल शिक्षा के तहत वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज असेंबली में पुरानी बजट स्पीच पढ़ दी। करीब 6 मिनट तक वो पुरानी बजट स्पीच पढ़ते रहे। तभी रियासती वजीर महेश जोशी ने आकर सीएम के कान में कुछ कहा और वो ठिठक गए। गहलोत की तकरीर रुकी, ऑपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी असेंबली में पुरानी बजट स्पीच पढ़ी गई हो और इस पर जोरदार हंगामे के चलते ऐवान की कार्रवाई को 2 बार रोकना पड़ा। अब मैं अल्प के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों एक मिनट, सॉरी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च कर दिया है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी SSLV की लॉन्चिंग जुमे की सुबह 9:18 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर लॉन्चिंग सेंटर से हुई। SSLV D2 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करने में कामयाब रहा। ये SSLV को लॉन्च करने की दूसरी कोशिश थी। इसके पहले 9 अगस्त 2022 को पहली कोशिश नाकाम रही थी। SSLV ने जो 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए उसमें अमेरिकी जानूस 1 चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप का आजादी सैट 2 और इसरो का EOS 7 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट शामिल है। SSLV D2 जमीन की लोअर ऑर्बिट में 15 मिनट तक उड़ान भरी। इसके बाद सैटेलाइट को 450 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में छोड़ दिया गया। 1 0 Beautiful launch of SSLV D2 EOS 07 on a bright sunny morning. Event tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D2 प्रोमोचकयान का अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर SSLV D2 EOS 7 मिशन। We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of stage 1, which means close to 2,600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में 1 0 Beautiful launch.
इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला नागपुर के जामथा स्टेडियम में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल जारी है और दूसरे सेशन में पहली पारी में ऑस्ट्रेलियन टीम की 177 रन के जवाब में टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 226 रन बना लिए। कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा क्रीज पर थे। दोनों के बीच हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप हो चुकी थी। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने 9वां टेस्ट शतक यानी 9 सेंचुरी जमाई है। वो बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी जमाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। दुनिया भर के बैट्समैन की बात करें तो रोहित से पहले तिलक-रत्ने, दिलशान और बाबर आजम ऐसा कर चुके हैं। सूर्य कुमार यादव आज 8 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्हें नॉर्थर्न लायन ने बोल्ड किया था। पंजाब की सरहद पर पाकिस्तानी स्मगलर्स ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की। जुमे की सुबह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने फिरोजपुर सेक्टर ड्रोन मूवमेंट डिटेक्ट किया। सर्च के दौरान जवानों ने 21 करोड़ रुपए की हीरोइन और हथियार बरामद किए। बीएसएफ से मिली जानकारी के मुताबिक वीरवार जुमे की रात जवान सेक्टर फिरोजपुर में बीओपी एमडब्ल्यू नॉर्थ पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें ड्रोन के आने की आवाज सुनाई दी। जवानों ने आवाज को डिटेक्ट करके फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान ड्रोन की जानिब से कुछ फेंके जाने का अंदाजा लगा। कुछ वक्त बाद ड्रोन दोबारा पाकिस्तानी सरहद में चला गया, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पंजाब के भटिंडा में एक बच्ची चलती स्कूल वैन से गिर गई। गनीमत रही कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसका वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जुमेरात को गांव कोठा गुरु में एक प्राइवेट स्कूल की वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी बीच दरवाजा खुला होने की वजह से एक बच्ची सड़क पर जा गिरी। बच्ची के गिरने के बावजूद ड्राइवर वैन चलाता रहा। इस बीच सड़क पर गिरी बच्ची खुद उठी और वैन के पीछे दौड़ी। उसको भागता देख वैन में बैठे बच्चों ने इसके बारे में ड्राइवर को बताया। इसके बाद वैन को उसने रोका और फिर उससे बिठा लिया। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वाकया कैद हो गया है। पंजाब के जिला रूपनगर में आनंदपुर साहिब गढ़शंकर रोड पर एक डीजल टैंकर उलट गया। टैंकर के उलटते ही मकामी लोगों ने बजाय मदद करने के इसी टैंकर को लूटने की कोशिश की और कई लोगों को टैंकर से बाल्टियां भर भर के डीजल ले जाते हुए देखा गया। इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर पर और सोशल मीडिया की दीगर वेबसाइट्स पर बहुत सी वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि पिछले 6 माह के अरसे में ट्विटर डिसइंफॉर्मेशन या गलत मालूमात के खिलाफ जंग में गूगल मेटा के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म्स माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक से पीछे रह गया। जुमेरात को दिए गए एक बयान में यूरोपीय कमीशन ने इस बात पर भी जोर दिया कि डिसइंफॉर्मेशन की रोकथाम के लिए ट्विटर को अपनी कोशिशें तेज करने की जरूरत है। यूरोपीय कमीशन की जानिब से बयान मुख्तलिफ कंपनियों के उस मौजूद से मुतालिक रिपोर्ट्स पेश करने के बाद सामने आया है। इन रिपोर्ट्स में कंपनियों ने यूरोपीय यूनियन के डिसइंफॉर्मेशन के ज़ाब्ते अखलाक की तामील के हवाले से गुज़िश्ता 6 माह के दौरान अपनी पेशरफ्त की तफसीलात बयान की हैं। माशी तंगहाली से परेशान पाकिस्तान बेल आउट पैकेज को लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ कोई डील फाइनल नहीं कर पाया। बेल आउट पैकेज को लेकर दोनों के बीच 10 दिनों से जारी बातचीत बेनतीजा रही, जिसके चलते पाकिस्तान को मिलने वाला 57,000 करोड़ रुपए का लोन बीच में ही अटक गया। इसके बावजूद अभी भी पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। हालांकि IMF की टीम जुमे के रोज पाकिस्तान से वापस निकल चुकी है। फाइनेंस सेक्रेटरी हामिद याकूब शेख ने कहा कि सारे मामले को सुलझा लिया गया है। डील के पहले के सभी जरूरी मुद्दों पर सहमति बना ली गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में माशी बहरान चल रहा है और वहां महंगाई अपनी सबसे ऊंची सतह पर है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।